तो फ्रेंड्स, जलको स्टडी चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं राजस्थान की जलवायु और जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक, जिसमें तापमान, वर्षा, वायुदाब और पवन ये जलवायु को प्रभावित करते हैं। यदि आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो रीट एग्जाम हो, चाहे वो चतुर्थ श्रेणी एग्जाम हो, सभी भर्ती परीक्षा के लिए आज का वीडियो इंपॉर्टेंट होने वाला है और पूरा कंप्लीट टॉपिक अपन पढ़ेंगे, जिसमें कोपेन का जलवायु वर्गीकरण, टिवार्था का जलवायु वर्गीकरण और साथ में थॉर्नवेट का जलवायु वर्गीकरण भी हम इसी वीडियो में पढ़ने वाले हैं। तो वीडियो को करते हैं स्टार्ट। सर्वप्रथम तो हमें यही पता होना चाहिए कि राजस्थान में कैसी जलवायु पाई जाती है। तो मैं आपको बता दूं, राजस्थान में जो जलवायु पाई जाती है वो शुष्क से उपादर मानसूनी जलवायु पाई जाती है। शुष्क से उपादर मानसूनी जलवायु पाई जाती है। राजस्थान में शुष्क से उपादर मानसूनी जलवायु पाई जाती है। तो इस बात को आप ध्यान में रखेंगे कि राजस्थान में शुष्क से उपादर मानसूनी जलवायु पाई जाती है। अब सर्वप्रथम मानसून। मानसून क्या है? अरबी भाषा के मौसम शब्द से बना है। जो मानसून शब्द है ये अरबी भाषा के मौसम शब्द से बना है, जिसका अर्थ होता है पवनों की दिशा। यानी मानसून का अर्थ क्या होता है? पवनों की दिशा। मानसून मौसमी पवनों का उदाहरण है। जो मानसून है ये मौसमी पवनों का उदाहरण है। मौसमी पवनें क्या होती हैं? जिसकी दिशा मौसम बदलने के साथ बदल जाए, यानी जिसकी दिशा मौसम बदलने के साथ बदल जाए वही मौसमी पवनें कहलाती हैं। मानसून का अध्ययन करने वाला प्रथम विद्वान कौन था? अल मसूदी था। मानसून का अध्ययन करने वाला प्रथम विद्वान कौन था? अल मसूदी, जिसकी तस्वीर आप देख पा रहे हैं यहाँ, यह अल मसूदी है। अब बात करते हैं वायुमंडल क्या है। मानसून के बारे में हमने जाना कि मौसम शब्द से बना है, जिसका अर्थ होता है पवनों की दिशा। तो अब अपन पढ़ने वाले हैं वायुमंडल। वायुमंडल क्या होता है? पृथ्वी के चारों ओर गैसीय आवरण को क्या कहते हैं? वायुमंडल कहते हैं। पृथ्वी के चारों ओर जो गैसीय आवरण है, गैसों का जो आवरण है, उसे वायुमंडल कहते हैं। वायुदाब क्या है? वायुमंडल पर लगने वाला दाब या भार वायुदाब कहलाता है। वायुमंडल पर लगने वाला दाब या भार क्या कहलाता है? वायुदाब कहलाता है। अब पढ़ेंगे निम्न वायुदाब। निम्न वायुदाब क्या है? निम्न वायुदाब, जहां तापमान अधिक होगा वहां वायु गर्म होकर ऊपर उठेगी और निम्न वायुदाब बनेगा। यदि तापमान ज़्यादा होगा तो वहां वायुदाब कम होगा। इस बात को आप ध्यान में रखेंगे। जहां तापमान ज़्यादा होगा वहां वायुदाब कम होगा। तो तापमान ज़्यादा है तो इस प्रकार वायु ऊपर उठने लग जाती है, जैसा कि आप डायग्राम में देख पा रहे हैं। तो ये वायु ऊपर उठने लग जाती है, तो ये निम्न वायुदाब होता है। जहां तापमान अधिक होगा वहां वायु गर्म होकर ऊपर उठती है और निम्न वायुदाब बनेगा। ग्रीष्म ऋतु में राजस्थान के उत्तर पश्चिम क्षेत्र में कम वायुदाब रहता है। यानी कि जैसलमेर क्षेत्र में आप देखोगे तो ग्रीष्म ऋतु में वहां कम वायुदाब रहता है, इसीलिए वर्षा बहुत कम होती है। उच्च वायुदाब क्या है? उच्च वायुदाब कम तापमान वाले क्षेत्र जहां वायु ठंडी होती है वहां उच्च वायुदाब होता है। यदि तापमान कम होगा तो वायुदाब उच्च होगा, यदि तापमान अधिक होगा तो वायुदाब कम होगा। तापमान कम होगा तो वायुदाब अधिक होगा। तो कम तापमान वाले जो क्षेत्र हैं वहां आप देखोगे तो वायु ठंडी होती है और उच्च वायुदाब बनता है। हवा हमेशा उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की तरफ चलती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हवाएं हमेशा उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर चलती हैं, इसको आप ध्यान में रखेंगे। अब मौसम। मौसम क्या है? वायुमंडल में अल्पकालीन जो परिवर्तन होता है वही मौसम कहलाता है। वायुमंडल में अल्पकालीन परिवर्तन होना ही मौसम कहलाता है। ऋतु क्या होती है? कुछ माह का वायुमंडलीय परिवर्तन ही ऋतु कहलाता है। वायुमंडल में अल्पकालीन परिवर्तन होगा तो मौसम कहलाएगा। कुछ माह का वायुमंडलीय परिवर्तन क्या कहलाएगा? ऋतु कहलाएगा। जलवायु क्या है? 30 वर्ष से अधिक समयावधि की वायुमंडलीय दशाएं ही जलवायु होती है। यानी कि 30 वर्ष से अधिक समयावधि की वायुमंडलीय दशा ही जलवायु कहलाती है। इस बात को भी आप ध्यान में रखेंगे। राजस्थान का अधिकांश भाग
राजस्थान का अधिकांश भाग उपोष्ण कटिबंध में आता है। कर्क रेखा के कारण डूंगरपुर बांसवाड़ा उष्ण कटिबंध में है। राजस्थान का अधिकांश भाग उपोष्ण कटिबंध में आता है। कर्क रेखा के कारण डूंगरपुर बांसवाड़ा उपोष्ण उष्ण कटिबंध में है। राजस्थान के तापमान में अतिशयता व विविधता पाई जाती है। कई बार तापमान ज़्यादा होता है, कई बार तापमान बिल्कुल डाउन हो जाता है। तो राजस्थान के तापमान में अतिशयता यानी अधिकता और विविधता पाई जाती है, परिवर्तन आपको देखने को मिलता है। अब हम देखेंगे राजस्थान जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक। सर्वप्रथम अक्षांशीय स्थिति। राजस्थान का अधिकांश भाग उपोष्ण कटिबंध में आता है। कर्क रेखा राजस्थान के दक्षिणी भाग से गुजरती है। अक्षांशीय स्थिति है, ये भी प्रभावित करती है जलवायु को। राजस्थान का अधिकांश भाग उपोष्ण कटिबंध में आता है। कर्क रेखा राजस्थान के दक्षिण भाग से गुजरती है। अरावली पर्वत की स्थिति। अरब सागर से आने वाली मानसून पवने अरावली के समानांतर होने के कारण, अरब सागर की स्थिति देखो, अरब सागर से आने वाली मानसूनी पवने अरावली के समानांतर होने के कारण मानसूनी पवने बिना वर्षा किए उत्तरी भाग में आगे बढ़ जाती हैं, जबकि बंगाल की खाड़ी शाखा अरावली से टकराकर राजस्थान के दक्षिणी पूर्वी भाग में सर्वाधिक वर्षा करती है तथा अरावली का पश्चिमी भाग वृष्टि छाया प्रदेश कहलाता है, अर्थात थार के मरुस्थल में कम वर्षा होती है। आपने राजस्थान का डायग्राम देखा ही होगा, इस प्रकार का है। तो यहाँ से ये अरावली गुजरती है, तो दक्षिणी पश्चिम, ये पश्चिम है और ये दक्षिण है। तो यहाँ से जो हवाएं आएंगी तो ये अरावली के समानांतर गुजर जाती हैं, आगे चली जाती है। यानी कि अरावली पर्वतमाला यदि इस प्रकार होती तो राजस्थान में बहुत तेज वर्षा होती, लेकिन अरावली की जो दिशा है वो यानी कि दक्षिणी पश्चिमी मानसून के समानांतर है, इसलिए राजस्थान में वर्षा कम होती है और जो पश्चिमी क्षेत्र है वो वृष्टि छाया प्रदेश रह जाता है, जहाँ बिल्कुल भी वर्षा नहीं होती। समुद्र तल से दूरी। राजस्थान से अरब सागर की दूरी कितनी है? 400 किलोमीटर है। राजस्थान से अरब सागर की दूरी 400 किलोमीटर है। राजस्थान से कच्छ की खाड़ी की दूरी 225 किलोमीटर है। राजस्थान से खंबात की खाड़ी की दूरी 275 किलोमीटर है। राजस्थान से बंगाल की खाड़ी की दूरी 2900 किलोमीटर है। फिर से देखो, राजस्थान से अरब सागर की दूरी 400 किलोमीटर है। राजस्थान से कच्छ की खाड़ी की दूरी 225 किलोमीटर है। राजस्थान से खंबात की खाड़ी की दूरी 275 किलोमीटर है। राजस्थान से बंगाल की खाड़ी की दूरी 2900 किलोमीटर है। राजस्थान की समुद्र तट से अधिक दूरी होने के कारण यहाँ की जलवायु महाद्वीपीय प्रकार की है, अर्थात राजस्थान की जलवायु पर समुद्र की समकारी जलवायु का प्रभाव नहीं पड़ता है। यानी राजस्थान की समुद्र तट से अधिक दूरी होने के कारण यहाँ की जलवायु महाद्वीपीय प्रकार की है, अर्थात राजस्थान की जलवायु पर समुद्र की समकारी जलवायु का प्रभाव नहीं पड़ता। यानी अरब सागर भी काफ़ी दूर है, बंगाल की खाड़ी भी 2900 किलोमीटर दूर है, इसलिए राजस्थान पर यहाँ तक बहुत दूरी हो जाती है, तो बहुत कम प्रभाव पड़ता है राजस्थान की जलवायु पर। अगला पॉइंट आता है मरुस्थल व पवनों की दिशा। राजस्थान के पश्चिमी भाग में थार का मरुस्थल है, जो गर्मियों में अधिक गर्म व सर्दियों में अधिक ठंडा रहता है। समुद्र तल से ऊंचाई। राजस्थान का अधिकांश भाग समुद्र तल से 370 मीटर से भी कम ऊंचा है। समुद्र तल से ऊंचाई फिर से देखो, राजस्थान का अधिकांश भाग समुद्र तल से 300 मीटर से भी कम ऊंचा है। धरातल से 165 मीटर की ऊंचाई पर जाने पर 1 सेंटीमीटर तापमान में कमी आएगी व 32 मीटर नीचे जाने पर 1 सेंटीमीटर तापमान बढ़ता है। यदि आप ऊंचाई पर जाएंगे तो तापमान घटेगा, 165 मीटर की ऊंचाई पर चले जाएंगे तो 1 सेंटीमीटर तापमान घट जाता है, और यदि आप नीचे जाते हैं जमीन में तो 32 मीटर से नीचे जाने पर 1 सेंटीमीटर तापमान बढ़ जाता है। इस बात को भी आप ध्यान में रखेंगे। प्राकृतिक वनस्पति की कमी। राजस्थान में प्राकृतिक वनस्पति की भी कमी है। जहाँ संघन वनस्पति होगी वहाँ जलवायु में आर्द्रता अधिक होगी। पश्चिमी राजस्थान में प्राकृतिक वनस्पति कम होने के कारण तापमान अधिक व आर्द्रता कम होती है। यानी कि राजस्थान में वनस्पति बहुत कम है, इसलिए यहाँ तापमान अधिक होता है और आर्द्रता कम होती है।
और वनस्पति जहाँ अधिक होगी वहाँ वर्षा भी अच्छी होगी। राजस्थान में वनस्पति बहुत कम है। राजस्थान की ऋतुएं, ग्रीष्म ऋतु, वर्षा ऋतु और शीत ऋतु। सर्वप्रथम पढ़ेंगे ग्रीष्म ऋतु। मार्च से मध्य मध्य जून का जो समय है वो ग्रीष्म ऋतु का होता है। मार्च से मध्य जून का समय। 21 मार्च को सूर्य भूमध्य रेखा के उत्तरायण होता है तथा 21 जून को कर्क रेखा पर लंबवत चमकता है। 21 जून को राजस्थान में सबसे गर्म दिन, सबसे बड़ा दिन व सबसे छोटी रात होती है। इस दिन परछाई नहीं बनती, इसलिए इसे नो शेडो जोन कहते हैं। यानी राजस्थान में 21 जून को जो सूर्य है वो कर्क रेखा पर सीधा लंबवत चमकता है बांसवाड़ा में। तो राजस्थान में 21 जून का दिन सबसे बड़ा होगा, सबसे गर्म दिन होगा और इस दिन यदि मनुष्य अपनी परछाई भी देखे तो वो भी नहीं दिखेगी, इतनी तेज धूप गिरती है। इसलिए इसे नो शेडो जोन कहते हैं, नो शेडो जोन कहते हैं। फिर आता है 22 दिसंबर। 22 दिसंबर को सूर्य की किरणें मकर रेखा पर सीधी पड़ती हैं, यानी सूर्य है वो दक्षिणायन हो जाता है, तब मकर रेखा पर सूर्य की किरणें क्या होंगी, सीधी पड़ती हैं। इस दिन राजस्थान में सबसे लंबी रात व सबसे ठंडा दिन होता है। 22 दिसंबर की रात सबसे बड़ी होती है और सबसे ठंडा दिन होता है, क्योंकि सूर्य है वो दक्षिणायन हो जाता है, मकर रेखा पर सीधा चमकता है। राजस्थान का सबसे गर्म महीना जून का महीना होता है। सबसे ठंडा महीना जनवरी का महीना है। सबसे गर्म जिला कौन सा है, चूरू है। सबसे ठंडा जिला भी कौन सा है, चूरू है। सबसे गर्म स्थान फलोदी है राजस्थान का। सबसे ठंडा स्थान माउंट आबू है। फिर से देख लो, राजस्थान का सबसे गर्म महीना जून है, सबसे ठंडा महीना जनवरी है, सबसे गर्म जिला चूरू, सबसे ठंडा जिला भी चूरू है, सबसे गर्म स्थान फलोदी है, सबसे ठंडा स्थान माउंट आबू है। सर्वाधिक दैनिक तापांतर वाला जिला जैसलमेर है। न्यूनतम दैनिक तापांतर वाला जिला डूंगरपुर है। ग्रीष्म ऋतु में दैनिक तापांतर अधिक है, अधिक व वर्षा ऋतु में दैनिक तापांतर न्यूनतम होता है। फिर से देखो, सर्वाधिक दैनिक तापांतर वाला जिला कौन सा है, तो जैसलमेर है। न्यूनतम दैनिक तापांतर वाला जिला कौन सा है, डूंगरपुर है। ग्रीष्म ऋतु में दैनिक तापांतर अधिक व वर्षा ऋतु में दैनिक तापांतर न्यूनतम होता है। सर्वाधिक दैनिक तापांतर वाला स्थान पूछा जाए तो चूरू है। न्यूनतम दैनिक तापांतर वाला स्थान पूछा जाए तो माउंट आबू है। सर्वाधिक दैनिक तापांतर वाला स्थान कौन सा है, चूरू। न्यूनतम दैनिक तापांतर वाला स्थान कौन सा है, माउंट आबू। माउंट आबू के उच्चतम ऊंचाई पर होने के कारण यहाँ तापांतर होता है वो बहुत कम होता है, क्योंकि माउंट आबू ऊंचाई पर स्थित है। सर्वाधिक वार्षिक तापांतर वाला जिला, वो दैनिक तापांतर वाला जिला था जैसलमेर, और ये है सर्वाधिक वार्षिक तापांतर वाला जिला कौन सा है, चूरू। न्यूनतम वार्षिक तापांतर वाला जिला भी कौन सा है, डूंगरपुर है। सर्वाधिक वार्षिक तापांतर वाला जिला चूरू, न्यूनतम वार्षिक तापांतर वाला जिला डूंगरपुर। वाष्पोत्सर्जन क्या होता है, जल का वाष्प के रूप में बदलना। राजस्थान में वाष्पोत्सर्जन की सर्वाधिक दर वाला जिला कौन सा है, जैसलमेर है। यदि आप देखोगे तो सुबह सुबह पेड़ पर क्या होती है, पानी की नैनी नैनी बूंदें जम जाती हैं पत्तियों पर, तो ये वाष्पोत्सर्जन की क्रिया होती है। जल का वाष्प के रूप में बदलना। राजस्थान में वाष्पोत्सर्जन की सर्वाधिक दर वाला जिला कौन सा है, जैसलमेर है। वाष्पोत्सर्जन वाष्पोत्सर्जन की न्यूनतम दर वाला जिला कौन सा है, डूंगरपुर है। और वाष्पोत्सर्जन की सर्वाधिक जो जिला है वो जैसलमेर है और न्यूनतम डूंगरपुर। लू क्या होती है, गर्मियों में चलने वाली गर्म व शुष्क हवा लू कहलाती है। बहुमूल्य क्या है, वायु के भंवर को, चक्रवात को या सहवनीय हवाएं जो गर्म होकर हवा का ऊपर उठना जो चक्राकार हो जाता है वो क्या कहलाता है, बहुमूल्य कहलाता है। सभी जानते हैं राजस्थान के निवासी। पूर्वा या पूर्वाई क्या होता है, बंगाल की खाड़ी की मानसूनी हवा जो पूर्व से पश्चिम की ओर चलती है उसे पूर्वा कहते हैं या इसे पूर्वाई कहते हैं।
बंगाल की खाड़ी की मानसूनी हवा जो पूर्व से पश्चिम की ओर चलती है, इसे क्या कहते हैं? पूर्वाई कहते हैं। पछुआ क्या है? पश्चिम दिशा से चलने वाली हवा क्या कहलाती है? पछुआ हवा कहलाती है, पश्चिम दिशा से चलने वाली हवा। अरडाव, अरडाव क्या होता है? भयंकर आवाज के साथ तेज चलने वाली हवा जो होती है उसे अरडाव कहते हैं। राजस्थान में सर्वाधिक आंधियां गंगानगर में आती हैं 27 दिन तक। सबसे कम आंधियां झालावाड़ में चलती हैं 3 दिन तक। अब वर्षा ऋतु, वर्षा ऋतु के बारे में पढ़ते हैं। वर्षा ऋतु का समय मध्य जून से लेकर सितंबर तक होता है। जून माह में थार मरुस्थल में अधिक तापमान के कारण निम्न वायुदाब क्षेत्र बनता है। हिंद महासागर से जल होने के कारण, हिंद महासागर में जल होने के कारण वहां कम तापमान होने से उच्च वायुदाब क्षेत्र बनता है। यहाँ हिंद महासागर है, तो यहाँ से क्या होगा? जब यहाँ यदि तापमान ज्यादा होगा तो वायुदाब कम होगा। वायु हमेशा उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर चलती है, तो यानी कि फिर वर्षा राजस्थान में होती है। तो जून माह में थार मरुस्थल में अधिक तापमान के कारण निम्न वायुदाब क्षेत्र बनेगा। हिंद महासागर में क्या होगा? उच्च वायुदाब बनेगा, तो हवा हमेशा उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर चलती है। हिंद महासागर में जल होने के कारण वहां कम तापमान होने से उच्च वायुदाब क्षेत्र बनता है। हवा हमेशा उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर चलती है। फेरल का नियम क्या कहता है? दक्षिणी गोलार्ध की मानसूनी पवनें कोरियोलिस बल के कारण उत्तरी गोलार्ध में अपने दाहिनी ओर मुड़ जाती है। फेरल का नियम कहता है कि दक्षिणी गोलार्ध की जो मानसूनी पवनें हैं, ये दक्षिणी गोलार्ध से चलने वाली मानसूनी पवनें हैं, ये क्या होता है कि कोरियोलिस बल के कारण उत्तरी गोलार्ध में इस प्रकार मुड़ जाती है। ये हवाएं दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर चलती हैं, दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर चलती हैं। इसे दक्षिणी पश्चिमी मानसूनी कहते हैं। ये था फेरल का नियम। फेरल का नियम फिर से देख लो क्या है? दक्षिणी गोलार्ध की मानसूनी हवाएं, ये हैं दक्षिणी गोलार्ध की मानसूनी हवाएं, कोरियोलिस बल के कारण उत्तरी गोलार्ध में दाहिनी ओर मुड़ जाती हैं। उत्तरी गोलार्ध में ये दाहिनी ओर मुड़ जाती हैं। ये हवा दक्षिण पश्चिम से, यानी ये दक्षिण है तो ये पश्चिम है, दक्षिण पश्चिम से यानी कि उत्तर पूर्व, ये उत्तर है और ये पूर्व है, ये उत्तर पूर्व की ओर यानी कि उत्तर पूर्व की ओर चलती है। इसे दक्षिण पश्चिम मानसून कहते हैं। ये था फेरल का नियम। दक्षिणी पश्चिमी मानसून 2 शाखाओं में विभक्त हो जाता है। एक होता है एक अरब सागर की शाखा और दूसरा बंगाल की खाड़ी की शाखा। अरब सागर की शाखा केरल के मालाबार तट से प्रवेश 1 से 5 जून करता है। अरब सागर का मानसून भारत में सर्वप्रथम प्रवेश करता है केरल के मालाबार तट पर। 5 जून तक ये पहुंच जाता है। कहाँ? केरल में। यह शाखा राजस्थान में बांसवाड़ा मानसून का प्रवेश द्वार से 17 जून के आसपास प्रवेश करती है। यानी कि राजस्थान में सर्वप्रथम अरब सागर का जो मानसून है, जो भारत के तो केरल में पहले पहुंचता है और राजस्थान में सर्वप्रथम बांसवाड़ा में प्रवेश करता है। कब तक? 17 जून तक। और केरल में अरब सागर का मानसून 5 जून को पहुंच जाता है। अरावली की पहाड़ियां इस मानसून के समानांतर होने के कारण राजस्थान में कम वर्षा होती है। अरावली की पहाड़ी भी कैसी है? यानी कि ये जो दक्षिणी पश्चिमी मानसून है, अरावली भी इस प्रकार है और दक्षिणी मानसूनी पवनें जो चलती हैं ये समानांतर ऊपर से गुजर जाती हैं। तो अरब सागरीय मानसून की राजस्थान में दिशा दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व होती है। इस शाखा से राजस्थान में 10% वर्षा ही हो पाती है। फिर है बंगाल की खाड़ी की शाखा। राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा यानी 90% जो वर्षा है वो बंगाल की खाड़ी की शाखा से होती है। राजस्थान में झालावाड़ में प्रवेश करती है। बंगाल की खाड़ी की जो शाखा है यहाँ आप देखेंगे तो सर्वप्रथम झालावाड़ में प्रवेश करती है ये जो बंगाल की खाड़ी की शाखा। और अरब सागर की शाखा राजस्थान में सर्वप्रथम बांसवाड़ा में प्रवेश करती है। और बंगाल की खाड़ी की शाखा सर्वप्रथम राजस्थान में झालावाड़ में प्रवेश करती हैं।
अरावली पर्वतमाला से टकराकर यह राजस्थान के दक्षिणी पूर्वी भाग में वर्षा करती हैं। उत्तर पश्चिम में अरावली का वृष्टि छाया प्रदेश होने के कारण बहुत कम वर्षा होती है। इस मानसून शाखा में नमी अधिक होती है। बंगाल की खाड़ी मानसून की राजस्थान में दिशा दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम होती है, दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम की ओर होती है। नोट: अरब सागरीय शाखा तथा बंगाल की खाड़ी की शाखा का मिलन धर्मशाला हिमाचल में होता है। इस बात को भी आप ध्यान में रखेंगे। दक्षिणी पश्चिमी मानसून से राजस्थान में वर्षा का अवरोही क्रम दक्षिणी पूर्वी जिलों से उत्तर पश्चिम जिलों की ओर कम होती है वर्षा। दक्षिणी पश्चिमी मानसून से राजस्थान में वर्षा का अवरोही क्रम यानी घटता हुआ क्रम दक्षिणी पूर्वी जिलों में वर्षा अधिक होती है और उत्तर पश्चिमी जिलों में वर्षा कम होती है। राजस्थान में सर्वाधिक आर्द्रता वाला स्थान माउंट आबू है। सर्वाधिक आर्द्रता वाला जिला पूछा जाए तो झालावाड़ है, यानी सर्वाधिक आर्द्रता वाला स्थान राजस्थान में पूछा जाए तो माउंट आबू और सर्वाधिक आर्द्रता वाला जिला पूछा जाए तो झालावाड़ है। राजस्थान में न्यूनतम आर्द्रता सबसे शुष्क स्थान फलोदी है, वह जिला पूछा जाए तो जैसलमेर है। यानी न्यूनतम आर्द्रता वाला जिला कौन सा है? फलोदी है। और जिला पूछा जाए तो जैसलमेर है और स्थान पूछा जाए तो फलोदी है। अब वर्षा, सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान माउंट आबू है। यदि स्थान पूछा जाए वर्षा वाला तो वो कौन सा है? माउंट आबू है। यहाँ 48 दिन तक वर्षा होती है माउंट आबू में। सर्वाधिक वर्षा वाला जिला पूछा जाए तो झालावाड़ है, 40 दिन तक वर्षा होती है झालावाड़ में। न्यूनतम वर्षा वाला स्थान सम जैसलमेर है, जहां 10 सेंटीमीटर से भी कम वर्षा होती है। न्यूनतम वर्षा वाला जिला कौन सा है? जैसलमेर है। राजस्थान में औसत वार्षिक वर्षा कितनी है? 57.5 सेंटीमीटर। इस बात को आप ध्यान में रखेंगे। राजस्थान में औसत वार्षिक वर्षा कितनी है? 57.5 सेंटीमीटर। राजस्थान में वर्षा की अनिश्चितता असमानता है, अर्थात राजस्थान में वर्षा समान नहीं होती। एक साल अकाल पड़ जाता है तो एक साल घनघोर वर्षा हो जाती है। तो राजस्थान में वर्षा की अनिश्चितता असमानता है, अर्थात राजस्थान में वर्षा समान नहीं होती है। राजस्थान में वर्षा की वृद्धि उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व होती है, यानी कि उत्तर पश्चिम में इधर वर्षा बहुत कम होती है और दक्षिण पूर्व इधर वर्षा बहुत ज़्यादा होती है। तो उत्तर पश्चिम में कम वर्षा होगी, इधर कम होगी, तो इधर क्या होगी? अधिक वर्षा होती है। 50 सेंटीमीटर वर्षा रेखा राजस्थान को 2 समान भागों में विभाजित करती है इस प्रकार। 25 सेंटीमीटर वर्षा रेखा राजस्थान के उत्तर पश्चिमी मरुस्थल को शुष्क और अर्ध शुष्क को 2 भागों में बांटती है और 25 सेंटीमीटर की जो वर्षा रेखा है यह राजस्थान को शुष्क और अर्ध शुष्क 2 भागों में बांटती है। इस प्रकार ये 25 सेंटीमीटर जो सम वर्षा रेखा है ये शुष्क प्रदेश है और ये अर्ध शुष्क प्रदेश है। पश्चिमी राजस्थान में वर्षा कम होने के कारण क्या क्या है? कम वनस्पति है, अरावली की स्थिति, गर्म व शुष्क हवा जिससे आर्द्रता घट जाती है, तो इसलिए पश्चिमी राजस्थान में वर्षा कम होती है। एक तो वनस्पति नहीं है, एक अरावली की जो स्थिति है ये समानांतर है दक्षिणी पश्चिमी मानसून के, और गर्म हवा व शुष्क हवा चलने के कारण भी यहाँ आर्द्रता घट जाती है। शीत ऋतु, अक्टूबर से फरवरी तक जो समय होता है वो सर्दी ऋतु का होता है, शीत ऋतु का होता है। सूर्य भूमध्य रेखा से दक्षिणायन होता है। 22 दिसंबर को सूर्य मकर रेखा पर चमकता है। तब उत्तरी गोलार्ध में तापमान कम होने का कारण उच्च वायुदाब केंद्र बनता है, वह हिंद महासागर में निम्न वायुदाब बनेगा। अब क्या होगा सर्दी ऋतु में? यहाँ तो राजस्थान में, भारत में यहाँ तो उच्च वायुदाब बनेगा। हिंद महासागर में सूर्य यानी कि यहाँ गर्मी गिरेगी, तो हिंद महासागर में गर्मी होगी तो निम्न वायुदाब होगा। तो हमेशा वायु उच्च दाब से निम्न वायुदाब की तरफ बहेगी। इस कारण उच्च वायुदाब केंद्र बनता है, वह हिंद महासागर में निम्न वायुदाब केंद्र बनता है। मानसून प्रत्यावर्तन क्या होता है? मानसून प्रत्यावर्तन काल, अक्टूबर से मध्य दिसंबर के मध्य मानसून का वापस लौटना ही मानसून प्रत्यावर्तन काल कहलाता है। अक्टूबर से मध्य दिसंबर
के मध्य का जो समय होता है तब मानसून वापस चला जाता है, तो इससे लौटने के समय को कहते हैं मानसून प्रत्यावर्तन काल। लौटते हुए मानसून पवनों की दिशा उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर होती है। ये उत्तर है और ये पूर्व है, ये पश्चिम है और ये दक्षिण है। तो उत्तर पूर्व से इधर जाएगा मानसून, वापस अरब सागर की तरफ जाएगा, तो उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम होती है। लौटते हुए मानसून से कोरोमंडल तट यानी तमिलनाडु में भारी वर्षा होती है। लौटते हुए मानसून से कोरोमंडल जो कि तमिलनाडु में है, यहाँ सर्वाधिक वर्षा होती है। मावठ क्या है? शीत ऋतु में भूमध्य सागरीय चक्रवातों यानी पश्चिमी विक्षोभों के कारण उत्तर पश्चिमी राजस्थान में वर्षा होती है, यही मावठ कहलाती है, जो गेहूं, चना इनकी फसलों के लिए लाभकारी होती है। मावठ का उद्गम भूमध्य सागर से होता है। मावठ को गोल्डन ड्रॉप्स यानी सुनहरी बूंदे भी कहते हैं, जो रबी की फसलों के लिए लाभदायक है। सर्वाधिक लाभान्वित फसल कौन सी है? गेहूं, चना और सरसों। जो सर्दी ऋतु में वर्षा होती है उसे मावठ कहते हैं। इसका उद्गम स्थल भूमध्य सागर है। मावठ को गोल्डन ड्रॉप्स सुनहरी बूंदे कहते हैं, जो कि रबी की फसलों के लिए लाभदायक है। सर्वाधिक लाभदायक गेहूं, चना और सरसों की फसल को लाभ मिलता है। शीत ऋतु में पश्चिमी राजस्थान में मरुस्थल रेतीला धरातल होने के कारण यहाँ अधिक ठंड पड़ती है। सर्दी ऋतु में राजस्थान की जो मिट्टी है, पश्चिमी जो क्षेत्र है मरुस्थल, थार का मरुस्थल, वहाँ की मिट्टी सुबह और शाम ठंडी हो जाती है, तो यहाँ अत्यधिक ठंड पड़ती है सर्दी ऋतु में। जलवायु वर्गीकरण पढ़ेंगे, यहाँ से क्वेश्चन 2 या 3 जरूर पूछे जाते हैं। भारतीय मौसम विभाग ने वर्षा तापमान के आधार पर राजस्थान को 5 जलवायु भागों में बांटा है। भारतीय मौसम विभाग ने वर्षा और तापमान के आधार पर राजस्थान को 5 जलवायु भागों में बांटा है। पहला आता है शुष्क जलवायु प्रदेश। ये शुष्क जलवायु प्रदेश है। यहाँ वर्षा 0 से 20 सेंटीमीटर होती है। वनस्पति यहाँ मरूदभिद पाई जाती है, यानी कांटेदार वनस्पति पाई जाती है, वो भी बहुत कम मात्रा में। झाड़ी, खेजड़ी इस प्रकार की वनस्पति पाई जाती है, जिसे मरूदभिद वनस्पति कहते हैं, जीरोफाइट भी कहते हैं। यहाँ मृदा पाई जाती है एंटीसोल्स। प्रतिनिधि नगर कौन सा है? जैसलमेर। यानी शुष्क जलवायु का प्रतिनिधि नगर कौन सा है? जैसलमेर है। जिले कौन कौन से आएंगे शुष्क जलवायु में? जैसलमेर, बीकानेर, बाड़मेर और फलोदी। ये शुष्क जलवायु वाला जिला है, जिसमें जैसलमेर आएगा, बीकानेर आएगा, बाड़मेर आएगा और फलोदी आएगा, और प्रतिनिधि जिला जैसलमेर है। फिर से देखो, शुष्क जलवायु, यहाँ वर्षा 0 से 20 सेंटीमीटर होती है। वनस्पति मरूदभिद पाई जाती है, न्यूनतम वनस्पति पाई जाती है, मृदा एंटीसोल्स पाई जाती है। प्रतिनिधि नगर जैसलमेर है। मुख्य जिले शुष्क जलवायु में जैसलमेर, बीकानेर, बाड़मेर और फलोदी आते हैं। अगला है अर्धशुष्क। ये अर्धशुष्क जिला है, ये अर्धशुष्क क्षेत्र आता है भाई। अर्धशुष्क जलवायु प्रदेश। वर्षा यहाँ 20 से 40 सेंटीमीटर होती है। वनस्पति यहाँ स्टेपी पाई जाती है। वनस्पति यहाँ कैसी पाई जाएगी? अर्धशुष्क जलवायु प्रदेश में स्टेपी। मृदा एरिडिसोल्स यानी रेतीली बलुई मिट्टी पाई जाती है, जिसे एरिडिसोल्स कहते हैं। प्रतिनिधि नगर जोधपुर जिला है। जिले मुख्यतः अर्धशुष्क में कौन कौन से आएंगे? गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, सीकर, झुंझुनू, जोधपुर, नागौर, डीडवाना, कुचामन, पाली और जालोर। ये मुख्यतः जिले आएंगे। फिर से देखो, अर्धशुष्क जलवायु प्रदेश। वर्षा 20 से 40 सेंटीमीटर। वनस्पति स्टेपी जलवायु स्टेपी पाई जाती है। मृदा एरिडिसोल्स यानी रेतीली बलुई मृदा पाई जाती है। प्रतिनिधि नगर जोधपुर है। जिले कौन कौन से आएंगे अर्धशुष्क जलवायु प्रदेश में? गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, सीकर, झुंझुनू, जोधपुर, नागौर, डीडवाना, कुचामन, पाली और जालोर। फिर उपादर जलवायु प्रदेश। उपादर जलवायु प्रदेश, यहाँ वर्षा पाई जाती है 40 से 60 सेंटीमीटर यहाँ वर्षा होती है उपादर जलवायु प्रदेश में। वनस्पति यहाँ मिश्रित पतझड़ वनस्पति पाई जाती है। मृदा एल्फिसोल्स यानी जलोढ़ मृदा पाई जाती है, जो कि अत्यंत उपजाऊ होती है।
प्रतिनिधि नगर की बात करें तो जयपुर जिला आता है। जिले कौन कौन से आएंगे उपाद्र जलवायु प्रदेश में? अलवर, जयपुर, खेरथल तिजारा, कोटपूतली बहरोड, दौसा, अजमेर, ब्यावर, भीलवाड़ा और टोंक आएंगे। फिर से देखो, उपाद्र जलवायु प्रदेश, वर्षा 40 से 60 सेंटीमीटर होती है। वनस्पति मिश्रित पतझड़ पाई जाती है। मृदा अल्फीसोल्स यानी जलोढ़ मृदा पाई जाती है। प्रतिनिधि नगर जयपुर होता है। जिले कौन कौन से आएंगे उपाद्र जलवायु में? अलवर, जयपुर, खेरथल तिजारा, कोटपूतली बहरोड, दौसा, अजमेर, ब्यावर, भीलवाड़ा और टोंक। फिर है आर्द्र जलवायु प्रदेश। ये आर्द्र जलवायु प्रदेश है भाई। वर्षा यहाँ 60 से 80 सेंटीमीटर पाई जाती है, यानी 60 से 80 सेंटीमीटर वर्षा होती है आर्द्र जलवायु प्रदेश में, इस प्रदेश में। वनस्पति पतझड़ पाई जाती है। मृदा इंसेप्टिसोल्स यानी लाल और काली मृदा पाई जाती है। इंसेप्टिसोल्स मृदा पाई जाती है यानी लाल और काली मृदा। प्रतिनिधि नगर कौन सा है? सवाई माधोपुर जिला है। आर्द्र जलवायु का प्रतिनिधि नगर कौन सा है? सवाई माधोपुर। आर्द्र जलवायु में जिले कौन कौन से आएंगे? भरतपुर, डिग, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, बूंदी, चित्तौड़गढ़, राजसमंद और उदयपुर। ये जिले आते हैं आर्द्र जलवायु में। अब पांचवी है अति आर्द्र जलवायु प्रदेश। ये जो है ये अति आर्द्र जलवायु प्रदेश है। यहाँ वर्षा 80 से 150 सेंटीमीटर होती है। वनस्पति यहाँ सवाना तुल्य वनस्पति पाई जाती है। मृदा की बात करें तो वर्टिसोल्स यानी मध्यम काली मृदा पाई जाती है अति आर्द्र प्रदेश में। प्रतिनिधि नगर की बात करें तो झालावाड़ है। मुख्य जिले कौन कौन से आएंगे अति आर्द्र क्षेत्र में? कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़। कोटा, बारा, झालावाड़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ और माउंट आबू, सिरोही, ये जिले आते हैं। अब पढ़ेंगे कोपेन का जलवायु वर्गीकरण। कोपेन का जलवायु वर्गीकरण। कोपेन ने जलवायु वर्गीकरण का जो आधार माना है वो वनस्पति को माना है। इस बात को आप ध्यान में रखेंगे। कोपेन ने जलवायु का वर्गीकरण किया, इसमें मुख्य आधार किसको मान करके किया है? वनस्पति को मान करके किया है। कोपेन ने भारत को 5 जलवायु प्रदेश में बांटा है। किसको? भारत को 5 जलवायु प्रदेश में बांटा, लेकिन कोपेन के वर्गीकरण के अनुसार राजस्थान को 4 जलवायु प्रदेश में बांटा है। राजस्थान को तो 4 जलवायु प्रदेश में बांटा कोपेन ने, और भारत की जलवायु को 5 प्रदेशों में बांटा वनस्पति के आधार पर। सर्वप्रथम राजस्थान में इन्होंने शुष्क प्रदेश के बारे में बताया, जो कि BWHW नाम दिया। कोपेन ने इसे BWHW नाम दिया। यहाँ वनस्पति का अभाव पाया जाता है। ये शुष्क क्षेत्र है BWHW, इसे शुष्क प्रदेश नाम दिया कोपेन ने। प्रतिनिधि नगर बीकानेर बताया। जिले कौन कौन से आएंगे? जैसलमेर, बीकानेर, गंगानगर, हनुमानगढ़ और फलोदी। ये BWHW है जो शुष्क जलवायु प्रदेश है। शुष्क प्रदेश है जिसे BWHW नाम दिया कोपेन ने। वनस्पति का अभाव पाया जाता है। प्रतिनिधि नगर कोपेन ने बीकानेर बताया। जिले कौन कौन से आएंगे शुष्क प्रदेश में? जैसलमेर, बीकानेर, गंगानगर, हनुमानगढ़ और फलोदी। दूसरा उन्होंने बताया BSHW यानी अर्ध शुष्क जलवायु प्रदेश। अर्ध शुष्क का नाम दिया BSHW यानी स्टेपी जलवायु। वनस्पति पाई जाती है, स्टेपी वनस्पति पाई जाती है। प्रतिनिधि नगर नागौर जिला आएगा। अर्ध शुष्क प्रदेश में कोपेन के अनुसार प्रतिनिधि नगर कौन सा है? नागौर। जिले कौन कौन से आएंगे अर्ध शुष्क प्रदेश में? चूरू, सीकर, झुंझुनू, नागौर, पाली, डीडवाना, कुचामन, जोधपुर, जालोर, बाड़मेर, बालोतरा, ये जिले आएंगे। तीसरा बताया कोपेन ने उपाद्र प्रदेश, जिसे नाम दिया CWG। उपाद्र प्रदेश जिसे नाम क्या दिया? CWG। CWG उपाद्र प्रदेश। वनस्पति यहाँ पतझड़ विरल वनस्पति पाई जाती है उपाद्र प्रदेश में। प्रतिनिधि नगर टोंक को बताया, यानी उपाद्र प्रदेश का प्रतिनिधि नगर कोपेन ने किसको बताया? टोंक को। जिले कौन कौन से आएंगे उपाद्र प्रदेश में? अरावली के दक्षिणी पूर्वी जिले, जिसमें अलवर, खेरथल तिजारा, भरतपुर, डिग, दौसा, करौली, धौलपुर, सवाई माधोपुर, जयपुर, कोटपूतली बहरोड, अजमेर, टोंक, भीलवाड़ा, राजसमंद, चित्तौड़गढ़, कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़, ये जिले आएंगे।
चौथा कोपेन ने बताया कि आंध्र प्रदेश, इसे कोपेन ने नाम दिया AW। वनस्पति यहाँ सवाना तुल्य वनस्पति पाई जाती है। प्रतिनिधि नगर आर्द्र जलवायु का कौन सा है? डूंगरपुर है कोपेन के अनुसार। जिले कौन कौन से आएंगे आंध्र प्रदेश में? डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ और झालावाड़। डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ और झालावाड़ जिले आएंगे। अब देखो, कोपेन ने बी को तो कहा ड्राई क्लाइमेट, डब्ल्यू को कहा डेजर्ट क्लाइमेट, एस को कहा स्टेपी क्लाइमेट, एच को कहा हॉट एंड ड्राई क्लाइमेट, डब्ल्यू को कहा विंटर ड्राई, सी को यानी 8 से 18 डिग्री तापमान और ए यानी 18 डिग्री से ऊपर तापमान। कोपेन वर्गीकरण के अनुसार राजस्थान का सर्वाधिक क्षेत्र BSHW जलवायु प्रदेश के अंतर्गत आता है, यानी पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश के अंतर्गत आता है। अब पढ़ेंगे थोनवेट का जलवायु वर्गीकरण। थोनवेट ने जलवायु वर्गीकरण का आधार माना वर्षा व तापमान को, वहीं कोपेन ने किसको माना? वनस्पति को। कोपेन ने तो वनस्पति को आधार मान करके किया, वहीं थोनवेट ने वर्षा व तापमान को आधार मान करके जलवायु का, राजस्थान में जलवायु का वर्गीकरण किया। सर्वप्रथम इन्होंने बताया उष्ण मरुस्थलीय जलवायु, इसे नाम दिया EAD और ये है EAD। EAD में मुख्य जिला आता है जैसलमेर। प्रतिनिधि नगर यानी थोनवेट ने बताया जैसलमेर है। इसमें जिले कौन कौन से आएंगे? जैसलमेर, बाड़मेर, बालोतरा, फलोदी और जोधपुर। EAD यानी उष्ण मरुस्थलीय प्रदेश, इसमें यानी प्रतिनिधि नगर जैसलमेर बताया थोनवेट ने, और जिले जैसलमेर, बाड़मेर, बालोतरा, फलोदी और जोधपुर। ये थोनवेट का जलवायु वर्गीकरण है। दूसरा है अर्ध मरुस्थलीय को नाम दिया DBW। प्रतिनिधि नगर बीकानेर बताया। जिले कौन कौन से आएंगे DBW में? गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, बीकानेर, यानी DBW ये बताया इसने अर्ध मरुस्थलीय प्रदेश, जिसमें गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू और बीकानेर जिले आएंगे। तीसरा उष्ण आर्द्र यानी DAW इसने बड़ा प्रदेश बताया भाई थोनवेट ने, ये DAW है और ये CAW है। DAW देखो, उष्ण आर्द्र जलवायु, इसे नाम दिया DAW। प्रतिनिधि नगर अजमेर है उष्ण आर्द्र जलवायु का। जिले कौन कौन से आएंगे? सीकर, झुंझुनू, अलवर, जयपुर, कोटपुतली, बहरोड, खेरथल, तिजारा, भरतपुर, डिग, करौली, दौसा, धौलपुर, सवाईमाधोपुर, टोंक, बूंदी, अजमेर, ब्यावर, नागौर, भीलवाड़ा, पाली, सिरोही, चित्तौड़गढ़, उदयपुर। इसमें भाई बहुत जिले आएंगे। किसमें? यानी कि DAW। ये सबसे बड़ा क्षेत्र बताया थोनवेट ने, याद रखना भाई, थोनवेट ने सबसे बड़ा क्षेत्र बताया उपाद्र को, DAW को। चौथा इन्होंने बताया उपाद्र यानी CAW, उपाद्र प्रदेश। प्रतिनिधि नगर डूंगरपुर को बताया थोनवेट ने उपाद्र जलवायु का। जिले कौन कौन से आएंगे उपाद्र में? CAW में डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, कोटा, बारा, झालावाड़, ये जिले आएंगे। थोनवेट के वर्गीकरण के अनुसार राजस्थान का सबसे बड़ा जलवायु प्रदेश उष्ण आर्द्र यानी DAW है, जो सबसे बड़ा जलवायु प्रदेश है थोनवेट के अनुसार। अब टिवार्था के अनुसार राजस्थान की जलवायु का वर्गीकरण। टिवार्था ने जलवायु वर्गीकरण का आधार वर्षा को माना है। किसने? टिवार्था ने। यानी कि कोपेन ने तो राजस्थान की जलवायु के वर्गीकरण का आधार बताया वनस्पति, थोनवेट ने बताया यानी कि वर्षा और तापमान, और टिवार्था ने यानी जलवायु वर्गीकरण का आधार क्या बताया? वर्षा। शुष्क मरुस्थलीय जलवायु प्रदेश, पहला इन्होंने कहा टिवार्था ने शुष्क मरुस्थलीय जलवायु प्रदेश, जिसे नाम दिया BWH। इसमें जिले आएंगे जैसलमेर, बाड़मेर, फलोदी और बीकानेर। दूसरा अर्ध उष्ण स्टेपी जलवायु प्रदेश, इसे नाम दिया BSH। इसमें जिले आएंगे चूरू, सीकर, झुंझुनू, गंगानगर, हनुमानगढ़,
नागौर, जालोर, सिरोही, उदयपुर, राजसमंद, भीलवाड़ा, अजमेर, ब्यावर, पाली, जोधपुर, बालोतरा और जयपुर। तीसरा नाम दिया इन्होंने अर्ध उष्ण आर्द्र जलवायु प्रदेश, जिसे नाम दिया CAW। और CAW में कौन कौन से जिले आएंगे? अलवर, खेरथल, तिजारा, भरतपुर, डिग, करौली, धौलपुर और सवाई माधोपुर। चौथा इन्होंने वर्गीकरण किया उष्ण आर्द्र जलवायु प्रदेश, जिसे AW नाम दिया। कोपेन ने भी AW नाम दिया था, उष्ण आर्द्र जलवायु प्रदेश। जिले कौन से आएंगे? डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, सलूम्बर, चित्तौड़गढ़, कोटा, बारा, झालावाड़। अब नोट राजस्थान में वर्षा ऋतु में अधिक आर्द्रता होती है। जलवायु माह में 997 मिलीबार की समदाब रेखा बीकानेर, जैसलमेर से गुजरती है। 998 मिलीबार रेखा बाड़मेर, नागौर, चूरू से गुजरती है। 999 मिलीबार रेखा जालोर, ब्यावर, पाली, अजमेर, टोंक, सवाई माधोपुर जिले से गुजरती है। 1000 मिलीबार रेखा की समदाब रेखा सिरोही, उदयपुर, प्रतापगढ़, झालावाड़ से गुजरती है। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। राजस्थान में वर्षा ऋतु में अधिक आर्द्रता होती है। जुलाई माह में 997 मिलीबार की समदाब रेखा बीकानेर, जैसलमेर से गुजरती है। 998 मिलीबार रेखा बाड़मेर, नागौर, चूरू से गुजरती है। 999 मिलीबार रेखा जालोर, ब्यावर, पाली, अजमेर, टोंक से गुजरती है। 1000 मिलीबार समदाब रेखा सिरोही, उदयपुर, प्रतापगढ़, झालावाड़ से गुजरती है। इस प्रकार हमने कंप्लीट टॉपिक को पढ़ लिया है, राजस्थान की जलवायु को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।